ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 46 राजनैतिक आंदोलन के साथ संबंध। ज्येष्ठ संवत 1945 में पहले पहल मेरा संबंध नेशनल पॉलिटिकल कांग्रेस के साथ हुआ। प्रयाग के पायोनियर और लाहौर के ट्रिब्यून का मैं बहुत पुराना ग्राहक हूँ, इसलिए नेशनल कांग्रेस के विषय में सब कुछ पढ़ता रहता था। किंतु इस वर्ष पहले पहल पंजाब में यह विचार हुआ कि कांग्रेस कमेटियां प्रत्येक जिले में बनाई जावें। हमारे मित्र काली बाबू जालंधर और होशियारपुर का ठेका लेकर हमारे पास पहुंचे। उन्होंने इसे भाजी वाला मामला बना लिया था। हमारे गाढ़े समय में वे आड़े आए थे, अर्थात जालंधर आर्य समाज के द्वितीय वार्षिक उत्सव पर जब सबने आने से इनकार कर दिया था तो बाहर के यही अकेले व्याख्याता थे। इसलिए अब अपने पॉलिटिकल मिशन में हमसे सहायता मांगना उन्होंने अपना अधिकार समझा। 4 ज्येष्ठ संवत 1945 अर्थात 18 मई 1888 ईस्वी को दिन की बंबई मेल से काली बाबू जालंधर पहुंचे। मेरी डायरी में लिखा है, काली पॉलिटिकल उद्देश्य लेकर यहाँ आया है। वह यहाँ कांग्रेस कमेटी स्थापित करना चाहता है। अपने साथ बांटने के लिए कुछ पैम्फलेट भी लाया है। काली विचित्र आदमी है। इसके काम का ठीक मैदान यही राजनीतिक आंदोलन प्रतीत होता है। धर्म संबंधी काम उसके अनुकूल नहीं। बालक राम जी भी आ गए और हम सब नेशनल कांग्रेस कमेटी के स्थापन करने के साधनों पर विचार करते रहे। 1 बजे रात को एक आदमी आया और काली को होशियारपुर ले गया। 5 ज्येष्ठ अर्थात 19 मई को होशियारपुर में कमेटी बना। काली बाबू 6 ज्येष्ठ अर्थात 20 मई आदित्यवार को जालंधर लौट आए और आर्य मंदिर में उपदेश दिया। उसी दिन से मैं और बालक राम जी काली बाबू को उनके मिशन में कृत कार्य करने की चिंता में लगे। 7 ज्येष्ठ अर्थात 21 मई सोमवार को काली बाबू ने फिर समाज मंदिर में व्याख्यान दिया। फिर तो उनकी सहायता में सिर तोड़ प्रयत्न हुआ और एक बड़े आदमी की नई कोठी में 10 ज्येष्ठ अर्थात 24 मई महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर को एक बड़ी सभा बैठी। और जगहों में तो रईस लोग कांग्रेस का नाम सुनकर कानों पर हाथ धरते थे, किंतु लाला बालक राम के प्रेरे हुए जालंधर के ऑनररी मैजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कमिश्नर, जमींदार, सेठ, साहूकार सभी कांग्रेस कमेटी की बुनियाद डालने के लिए इकट्ठे हो गए। कांग्रेस के उद्देश्यों के साथ सहानुभूति के प्रस्ताव खान बहादुर फजल करीम खान साहब वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपैलिटी ने पेश किया, जिसका समर्थन सनातन धर्म सभा के प्रधान लाला हरभज राय जी ऑनररी मैजिस्ट्रेट ने किया। इसी प्रकार वकीलादिकों को अलग रखकर बालक राम जी ने रईसों से ही सारा काम कराया। मैंने दूसरे ही दिन इस अधिवेशन की रिपोर्ट लिखकर ट्रिब्यून के लिए भेजी, जो मुख्य लेखक के स्थान में छपी और सारे पंजाब में जालंधर के जलसे की धूम मच गई। किंतु जिस मकान में दिन को हमारा जलसा हुआ था उसके विषय में मेरे डायरी में लिखा है, रात को उस मकान के अंदर शराबियों में खूब जूतम पैजार हुई। वाह, कांग्रेस की मीटिंग का कैसा शुभ परिणाम निकला। इससे पता लगेगा कि उस समय भी राजनीति को धर्म के प्रभाव से अलग करना मैं अधर्म समझता था। 17 ज्येष्ठ संवत 1945 अर्थात 31 मई सन 1888 ईस्वी के ट्रिब्यून में कांग्रेस संबंधी सम्मेलन का हाल छप गया। वकीलों के कमरे में धूम मच गई। उन दिनों सर सैयद अहमद का व्यवस्था पत्र कांग्रेस के विरुद्ध निकल चुका था। जालंधर में भी एक अलीगढ़ पार्टी खड़ी हो गई थी, जिसके मुख्य नेता वहां के एक नए मुंडे हुए वकील थे। इनके बाप दादा ने कभी गोमांस का स्पर्श भी नहीं किया था, किंतु अलीगढ़ के पक्षपात का पहला परिणाम यह हुआ कि इन्होंने गोमांस खाया। किंतु सृष्टि नियम भी विचित्र है।
गोमांस खाते ही इनके हृदय शूल उठा और उनके घर वालों ने भी उस शूल को पाप का फल बतलाया। अस्तु। अलीगढ़ पार्टी को कांग्रेस पार्टी वालों ने खूब छेड़ना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि अलीगढ़ियों ने सब मुसलमान सभ्यों को 2 के अतिरिक्त कांग्रेस के पक्ष से जुदा कर लिया। 2 पक्षपातहीन मुसलमान भाई जिनको और मैंने इशारा किया है, श्री ख्वाजा शाह मोहम्मद साहेब वकील और श्री पीरदाद खां साहेब मुख्तार थे। ये दोनों सदैव मेरे मित्र रहे और इनके लिए मेरे मन में बड़ा ही आदर का भाव था। इस वर्ष अर्थात 1888 ईस्वी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रयाग में होने वाला था। वहां के लाट महोदय सर ऑकलैंड काल्विन ने विरोध भी किया था और उस पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर ह्यूम ने उनको लताड़ भी खूब बतलाई थी। उस विरोध को दूर करने के लिए पंजाब में बम्बई के महाशय अली मोहम्मद भीमजी भेजे गए थे। उनका पहला व्याख्यान शायद सितंबर में हुआ था, जब मैं जालंधर में उपस्थित न था। उस समय अलीगढ़ पार्टी ने बड़ा विघ्न डालने का प्रयत्न किया। बाजार की उस तिरमुहानी पर जहां इस समय शराब वाले की दुकान है, महाशय भीमजी का व्याख्यान होने वाला था। पास ही फकरे कौम मुंशी फखरुद्दीन साहब का मकान था। आपने काफी गाने वालों की मजलिस ठान ली। एक ओर लोग व्याख्यान सुनने को जमा और दूसरी ओर साथ ही सारंगी, तबला, ताउस और रागियों के गले फाड़ने का शोर शराबा। भला व्याख्यान क्या होता? इस पर जब मुसलमान रईसों को लानत मलामत की गई तो सूबेदार मेजर गुलाम हुसैन साहब ने बालक राम जी द्वारा महाशय भीमजी को फिर बुलावा भेजा। एक बड़े मैदान में उनका व्याख्यान ठहराया गया। मैंने ही अधिवेशन का सारा प्रबंध किया था। पहले तो 1500 से अधिक पुरुष इकट्ठे हुए, जिनमें 50 के लगभग मुसलमान सज्जन थे, किंतु फिर श्रोताओं ने उठना आरंभ कर दिया और 700 के लगभग जनसंख्या रह गई। इसका भी एक विशेष कारण था, जिसका वर्णन पाठकों के लिए बड़ा मनोरंजक होगा। जालंधर में लिखित विज्ञापनों के अतिरिक्त हम लोग जलसों की सूचना डुगडुगी द्वारा भी दिया करते थे। डुगडुगी पीटने वाले को अली मोहम्मद और लेक्चर आदि शब्द सब भूल गए और उसने मन घड़ंत हाँक लगानी शुरू कर दी। ढप 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 बोल खलक खुदा दी, मुल्क मुल्कदा, हुकुम कंपनी बहादुर दा, होर आर्यों दा लश्कर भी आएगा। ठीक 4 बजे लाला सालिग्राम दी, मंडी बीच पंडित भीमसेन दा समाज होवेगा। सब लोग हाजिर हो जाओ। इस हाक को सुनकर बूढ़े बनिए ब्राह्मण भी टेढ़ी कमर को लठिया का सहारा दिए चल दिए। चलो, बड़े स्वामी का चेला पंडित भीमसेन आया है, बड़ा उत्तम धर्मोपदेश होगा। यह दुर्लभ समय फिर कब मिलेगा। इसी प्रकार की किंवदंती करते सैकड़ों सनातनी पहुंच गए, परंतु जब लंबा चोगा और खींचों वाली पगड़ी धारण किए महाशय अली मोहम्मद के मुंह से अंग्रेजी रिपोर्टों के हवाले निकलने आरंभ हुए तो इन बूढ़ों की आंखें खुली और शनै शनै कांग्रेस और राजनीति से अनभिज्ञ सब पंछी उड़न छू हो गए। कांग्रेस के साथ अपना संबंध जतलाकर उसकी 1 वर्ष की कहानी एक स्थान में ही समाप्त करना उचित समझकर बीच की आवश्यक घटनाएं मैं छोड़ गया था। अब उनको क्रमशः लेता हूँ। मेरी डायरी से पता लगता है कि मई 1888 ईस्वी में ही मैंने वर्ण व्यवस्था पर एक लघु पुस्तक लिखने आरंभ कर दी थी। 18 ज्येष्ठ अर्थात 1 जून की डायरी में लिखा है। पैम्पलेट का थोड़ा सा भाग लिखा था कि आंधी चल पड़ी और काम बंद करना पड़ा। यह वही लघु पुस्तक है जो पहले पहल मैंने उर्दू में छपवाकर मुद्रित किया था। 20 ज्येष्ठ संवत 1945 अर्थात 3 जून सन 1888 ईस्वी का दिन विशेष स्मरण के योग्य है। जो बड़ा मकान मैंने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सेवा में अर्पण कर दिया है और जिसे बेचकर सभा ने 20,000 रुपये गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा कर दिए हैं, उसकी आधारशिला उसी दिन रखी गई थी। मेरे मकान की बुनियाद पड़ने से पहले सड़क की दूसरी ओर इसी भूमि के सामने समाज मंदिर का कच्चा आंगन कर चुका था।
तब अपने नैतिक कामों का अंग मैंने यह भी बना लिया कि नित्य सायंकाल को अपनी नई इमारत का काम देखकर ही समाज मंदिर में प्रवेश करता। सायंकाल की संध्या भी प्रायः समाज मंदिर में होती और नित्य नए भगवे पोष साधुओं से भेंट होती। भारतवर्ष के आधे से अधिक साधु जालंधर के सोढ़ल आदि स्थानों में घूमने आते हैं। आर्य समाज में सायंकाल की इसी जान चर्चा ने मुझे भारतवर्ष के आधे से अधिक साधुओं से परिचित करा दिया था। एक दिन जून अर्थात ज्येष्ठ आषाढ़ मास में नास्तिक रौद्र साधुओं का गुरु मुकदमा लेकर आया। उसकी हंसी उसी प्रकार की थी जैसे इंग्लैंड के प्रधान कवि मिल्टन ने खुदा के विपक्षी की उपमा में लिखी है। अश्रद्धा की स्वयं मूर्ति होने के साथ ही यह मेलाराम किसी भी बुराई में कम नहीं मालूम होता था। इसको मिलने के पश्चात ही मुझे रौद्र साधुओं के आचरणों का अधिक हाल मालूम हुआ। संवत 1945 अर्थात सन 1888 का ग्रीष्म ऋतु में ही आर्य धर्म प्रचार के लिए हमारे कपूरथला राजधानी पर धावे आरंभ हुए। पहली बार 16 आषाढ़ अर्थात 30 जून को जब मैं आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिवेशन के लिए लाहौर जाने की तैयारी कर रहा था, कपूरथले से एक आर्य भाई व्याख्यान का निमंत्रण देने आए। मैं लाहौर के स्थान में उन्हीं के साथ चला और कपूरथले पहुंचकर चिरंजीव लाल को बाजार में भेज दिया, जहां उसने अपनी खड़ी बोली की बैतों द्वारा हलचल मचा दी। चिरंजीव लाल की बैतुलबाजी ने ही विज्ञापन का काम दिया, जो दूसरे प्रातः को व्याख्यान के लिए था। दूसरे दिन आदित्यवार को प्रातःकाल 4 बजे से ही वर्षा का आरंभ हुआ। मेरी डायरी में लिखा है, भाई देवराज मूसलाधार वर्षा में ही भीगते हुए 6:30 बजे पहुंचे। कैसा महत आत्मसमर्पण। 8 बजे के पश्चात कुछ बादल उड़े। देवराज जी ने बड़ी जन उपस्थिति में नई सराय के अंदर व्याख्यान दिया। मैंने मूर्ति पूजा विषय पर मास्टर पोलोमल के साथ शास्त्रार्थ किया। लाला धूमामल जी की बग्गी में हम जालंधर लौटे। जालंधर समाज मंदिर में मैंने ईश्वरोपासना के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश की कथा की। फिर सुना कि लाहौर के अग्निहोत्री का शिष्य राज जवायामल आया है। कुछ आर्य भाइयों को लेकर उसे सुनने गया। यद्यपि उसका गुरु हमें गालियां देना ही अपना धर्म समझता है, तथापि वह हमारा भाई है। जब हम पहुंचे एक भी श्रोता न था। हमारे जाने पर राम जवाया ने ईश्वर प्रार्थना की और हम लोगों को व्याख्यान सुनाया। मालूम होता है कि इस समय के देवगुरु भगवान ने, जो उस समय परम गुरु की उपासना का ढोंग बेरसता था, आर्य समाज को मसालेदार गालियां देनी आरंभ कर दी थी। कपूरथले में वैदिक धर्म प्रचार के बड़े भारी विरोधी रियासत के अकाउंटेंट जनरल मिश्र अश्रुमल थे। ये महाशय वैसे तो सदाचारी थे, किंतु कट्टर सनातनी होने के कारण आर्य समाज के पूरे शत्रु थे। इनके मकान की दीवार पर आर्य समाज के अधिवेशन का विज्ञापन लगाने यदि कोई जाता तो उसे मारकर भगा देते। यदि कभी आंख बचाकर लगा ही जाता तो सारी दीवार को पानी से धुलवा डालते। 17 श्रावण अर्थात 2 अगस्त को एक आर्य भाई की माता के देहांत पर मैं उसका अंत्येष्टि संस्कार कराने फिर कपूरथले गया। दीवान मिश्र अश्रुमल ने फिर बड़ा विरोध किया, किंतु श्मशान भूमि में मृतक की अर्थी के साथ 400-500 के अनुमान से नर नारी पहुंच गए। इन पर संस्कार का बड़ा धार्मिक प्रभाव पड़ा और अंतिम ईश्वर प्रार्थना तथा उपदेश को सुनकर कईयों ने वैदिक धर्म ग्रहण किया। इस बार दीवान अश्रुमल ने कहला भेजा, आपके तो मौत के कारण छोड़ दिया, फिर आवेंगे तो कैद करा दूंगा। इसी चैलेंज को स्वीकार करके मैं कई बार फिर कपूरथले गया, किंतु दीवान साहब की धमकी कार्य में कभी भी परिणत न हुई। क्रमशः